टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सूरजपुर से। अवैध कोयला खदान खुदाई के दौरान धंसा है और कोयला चोरी करने खदान में ग्रामीण घुसे हुए थे। एक ग्रामीण दबा है और 5 ग्रामीण को बाहर निकाला गया है, बाहर निकले हैं। विश्रामपुर पुलिस रेस्क्यू में इस वक्त जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, सूरजपुर से खबर, तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं। अवैध कोयला खदान था जहां पर यह हादसा हुआ है। आपको बताते चले, एक ग्रामीण के दबे होने की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 5 ग्रामीण है जो बाहर निकल आए हैं। तो बता दें कि खदान में ये कोयला चोरी करने के लिए घुसे हुए थे और खुदाई के दौरान ये कोयला खदान धंस जाती है। तो बता दें कि अवैध रूप से इस कोयला खदान को चलाया जा रहा था खुदाई के लिए। जब यहाँ पर ग्रामीण पहुंचते हैं तो उस वक्त ये खदान धंस जाती है। तो बता दें कि कोयला चोरी करने के लिए ग्रामीण खदान में घुसे हुए थे और इस दौरान एक ग्रामीण के दबे होने की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 5 ग्रामीण ऐसे हैं जो बाहर निकले हैं। तो विश्रामपुर पुलिस इस पूरे मामले में रेस्क्यू इस वक्त कर रही है। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है कि जो दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूरजपुर से। ये वही अवैध खदान है जो अवैध रूप से संचालित की जा रही थी और यहाँ पर ग्रामीण कोयला चोरी करने के लिए पहुंचे हुए थे। जब ग्रामीण यहां पर पहुंचकर कोयला की चोरी करने के लिए खुदाई कर रहे थे, उसी वक्त ये खदान धंस जाती है। एक ग्रामीण जो वहां पर दबा है, इसके साथ ही कुछ ग्रामीण जो कि फिलहाल बाहर निकले हैं। तो बता दें कि कोयला चोरी करने के लिए ये ग्रामीण खदान में घुसे हुए थे और अवैध रूप से ये कोयला खदान चल रही थी। बॉडी तक अप्रोच, बॉडी के ऊपर से हम घूमता है, लेकिन पता है हवा जान दी हवा दूर हो जाइए, दूर का मतलब नहीं है आप यार पीछे से ये है कि अगर वहां तक 2-4 सपोर्ट करके और पथरा। तो आपको एक बार फिर से बता दें, सूरजपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही कोयला खदान है जो अवैध रूप से चल रही थी और ग्रामीण यहाँ पर कोयला की चोरी करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान आपको बता दें कि जब ग्रामीण खुदाई कर रहे थे उस वक्त ये खदान धंस जाती है। ऐसे में एक ग्रामीण जो खदान के अंदर दबा है, तो वहीं दूसरे, माफ कीजिएगा, 5 ग्रामीणों की बात की जाए तो 5 ग्रामीण जो बाहर निकले हैं। तो पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और जो ग्रामीण वहां पर दबा है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से इस वक्त रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो सूरजपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, मौके की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वही कोयला खदान है जो अवैध रूप से संचालित की जा रही थी और ग्रामीण यहाँ पर कोयले की चोरी करने के लिए पहुंचे हुए थे। कोयले की चोरी करने के लिए ग्रामीण यहाँ पर जैसे ही पहुंचते हैं और खुदाई के दौरान ये खदान धंस जाती है। एक ग्रामीण अंदर दबा हुआ है, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। विश्रामपुर पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और हाल फिलहाल में इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर वहां तक 2-4 सपोर्ट करके और पथरा को साइड किया जा सकता है। सुनो लड़के, तो आपको एक बार फिर से बताते चले, सूरजपुर से खबर, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कोयला खदान थी जो कि अवैध रूप से संचालित की जा रही थी और कोयला की चोरी करने के लिए आसपास रहने वाले जो ग्रामीण है वो पहुंचे हुए थे इस खदान में। खुदाई जो है ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी और इस दौरान एक ग्रामीण जो दबा है, वहीं 5 ग्रामीण जो है बाहर निकल आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने जब देखा कि खुदाई करते वक्त ग्रामीण जो है खदान के धंसने से इसके अंदर दबे हैं, कुछ ग्रामीण जो बाहर आए थे उन्होंने भी इसकी जानकारी दी पुलिस को जाकर। उसके बाद विश्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और अब रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमाम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। इमाम, इस पूरे खबर की अगर बात की जाए तो आपके पास ताजा अपडेट क्या है? जो एक ग्रामीण दबा हुआ था, क्या उसे बाहर निकाल लिया गया है? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि एससीएल के बंद पड़े कोयला खदान में कोयला निकालने घुसे 6 ग्रामीणों में से एक ग्रामीण खदान का मलबा दस्तक किया, जिसके रेस्क्यू के लिए विश्रामपुर थाना जयनगर पुलिस सहित एससीएल विश्रामपुर की रेस्क्यू टीम पहुंची थी, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी मलबे में दबे ग्रामीण को नहीं निकाल सका। वहीं अंधेरा होने की वजह से फिलहाल रेस्क्यू बंद कर दिया गया है, जो कि कल सुबह फिर से शुरू होगा और दबे हुए ग्रामीण को निकाला जाएगा। इमाम, कितने वक्त से ये जो कोयला खदान है वो चल रही है, और क्या इसके बारे में अगर जानकारी है तो इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी, सूरजपुर का क्षेत्र जो है वो एससीएल का क्षेत्र है और यहाँ पे कई खदानें भी हैं, जो कि ये जो खदान जो था एससीएल का, ये सबसे बड़ा खदान था, जिसमें कि जो ग्रामीण हैं वो यहाँ से कोयला निकालने के लिए अवैध तरीके से घुसे हुए थे और 6 ग्रामीण जो घुसे थे उसमें से 5 ग्रामीण बाहर निकले और एक ग्रामीण की मौत हो गई, जिसका फिलहाल अभी रेस्क्यू नहीं किया गया है। चलिए, नजरें आप बनाए रखिएगा इमाम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। इधर धमतरी जिले के अवरी गांव में 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है, जहां घर के सामने लगे बिजली के खंभे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। वही विवाद में 3 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि गांव के सरपंच सहित उसके भाई और दूसरे रिश्तेदारों ने मिलकर पिता बेटे पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। वही पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गांव के सरपंच सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्राम आवरी में हमें सूचना मिली कि वहाँ पर विद्युत खंभा को लगाने के लिए कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ है। इसमें मारपीट की घटना सामने हमारे आई, तो उसमें हमने सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर भी किया है। इधर देवास में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस दौरान एक दूसरे के ऊपर लोगों ने ईंट पत्थर भी जमकर बरसाए। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल बाइक से एक बच्ची टकराकर बेहोश हो गई और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस मारपीट में 2 नाबालिगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिलने पर सीएसपी और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं लोगों की सिटी कोतवाली पुलिस थाने पर भी भीड़ जमा हो गई। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में इसकी घोषणा की है और भूपेश बघेल सरकार ने पेंशन को बंद कर दिया था। बता दें कि बीजेपी एमएलए धर्मलाल कौशिक की मांग पर सीएम ने ये घोषणा की है। इमरजेंसी के दौरान बंद लोगों को ये पेंशन दिया जाता था, तो बड़ी खबर है, बड़ी राहत यहां पर मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब एक बड़ा निर्णय उस समय किया गया था और मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी गई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साल 2008 से ये सम्मान निधि के तौर पर दिया जाता था उन लोगों को जो इमरजेंसी के दौरान 75 में जेलों में रहे थे, और इसकी 2 क्राइटेरिया बनाया गया था। जो 6 महीने से कम अवधि तक जेलों में रहे थे उनको 15,000 रुपए प्रति माह, और जो 6 महीने या उससे अधिक जेल में बंद रहे उनको 25,000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही थी। इसके पीछे तब तत्कालीन सरकार का तर्क था कि इमरजेंसी के दौरान कई लोग लंबे समय तक जेलों में रहे, जिसके कारण उनके परिवार की स्थिति खराब होती गई। परिवार को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उनकी देखरेख नहीं कर पाए, तो ऐसे में उनको सम्मान के तौर पर और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सही करने के तौर पर ये सम्मान निधि दी जानी चाहिए। हालांकि जब 2018 में भूपेश बघेल की सरकार बनी तो इसमें एक फैसला को बदलते हुए उन्होंने मीसाबंदियों को दी जाने वाली पेंशन पर रोक लगा दी थी। आज सदन में धर्मलाल कौशिक, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने इसकी मांग रखी कि उसको फिर से शुरू की जानी चाहिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिर से मीसाबंदियों को पेंशन या सम्मान निधि देने का ऐलान कर दिया है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मीसाबंदियों के लिए एक बड़ी राहत और अच्छी खबर, जो पेंशन बंद थी अब उसे फिर से चालू कर दिया गया है और सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर घोषणा भी कर दी है। तो बता दें, बीजेपी एमएलए धर्मलाल कौशिक ने इसको लेकर बात भी रखी थी और उसके बाद ये बड़ी घोषणा की गई है। इधर सूरजपुर में स्कूल छात्र की हत्या के मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों की नाराजगी सामने आई है, जहां लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग सहित आरोपियों के घर को तोड़ने की भी मांग की है। अपनी मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि 29 जनवरी को छात्र की हत्या हुई थी और आरोप है कि जब छात्र अपने घर के बगल में खेल रहा था, तब पड़ोसी उसे बहलाकर जंगलों में ले गए और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच की जा रही है। लड़का को काट के जला दिए, उसको भी बस गोड़ हाथ काट के जिंदा जला दे। मैं देखूंगी तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। जो मेरे लड़का के साथ किया सबको बोलता था, सबको भैया बोलता है, किसी को बड़े पापा बोलता है, किसी को कुछ नहीं। कभी नहीं इतना हुआ, पुलिस लोग पूछे फिर भी हम लोग को विश्वास नहीं था कि लड़का लोग ऐसे करेंगे घर पास से। दिनांक 29 जनवरी 2024 को एक 10 वर्षीय बालक जो 4th क्लास में पढ़ रहा था, उसका अपहरण उनके घर के पास से हो गया था और खोजबीन करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। तो दूसरे दिन 30 तारीख के डेट पे वहां पर उनके क्लास में 363 अपहरण का मुकदमा दर्ज थाने प्रतापपुर में, जिला सूरजपुर में किया गया। उसके बाद लगातार पुलिस खोजबीन करते रही और इस दौरान बीच में उनके घर में फिरौती के भी कॉल आए और बच्चे को बाहर ले जाके उनको अपने पास होने की जानकारी भी मिलते रहा। इस पर पुलिस लगातार, जब से मैं यहाँ पर ज्वाइन किया उसके बाद से विशेष टीम एडिशनल एसपी के रूप में, टीम कमांडर के रूप में गठित किया और लगातार जिले की पुलिस साइबर के माध्यम से और बाकी सारी टीम, इसमें सरगुजा क्षेत्र के भी साइबर टीम साथ में लगी थी। लगातार प्रयास करने के बाद उस अपहरित बालक के संदेही दोनों को शुभम सोनी उर्फ गोलू और दूसरा विशाल ताम्रपाल, ये दोनों पे शक हुआ। तो उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद जिस ढंग से पुलिस को जो सूचना मिली, बहुत ही खौफनाक तरीके से बच्चे की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी। वहां घर से उनको ले जाके भला फुसला के जंगल की ओर ले गए थे और जंगल में ही इनके साथ मार पीट के उसके सिर में चोट का भी, स्कल में फ्रैक्चर होने की जानकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा दिया गया। तो उसके बाद फिर उसकी हत्या हो गई थी और उसको उसी जगह पे पेट्रोल डाल के उसके शव को जला दिया गया था। और यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। इधर सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। नक्सली कमांडर नागेश उर्फ इर्रा ने एसपी किरण चौहान के सामने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि 2010 में ताड़मेटला हमले में 76 जवान शहीद हुए थे और उस घटना में नक्सली शामिल रहा था। फिलहाल नक्सली ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन की जो नक्सल निर्मूलन नीति है उसके अनुसार सुकमा पुलिस का जो पुनर्नवम अभियान है उसके अनुसार जो बटालियन नंबर 1 है PLJ नंबर 1 उसका कंपनी नंबर 2 का जो कमांडर है नागेश उसने आज सरेंडर किया है। नागेश निवासी नागलगुड़ा का है। उसके अलावा इसका उम्र है 38 ईयर्स है। उसके अलावा नागेश 2003 से 4 तक पालाचल में LOS सदस्य था। 2015 में ये PLJ का कंपनी नंबर 2 का कमांडर बना। नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर नागेश ने सरेंडर किया है। नागेश बटालियन छोड़ के आया है। शासन की जो विकास की नीति है, लोगों में शासन के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, अंदरूनी क्षेत्र में जो पुलिस कैंप खोले गए हैं उस क्षेत्र का जो विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर नागेश ने आज सरेंडर किया है। इधर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र से पशु तस्करी का मामला सामने निकल कर आया है, जहां रात में पशु तस्कर 2 दर्जन से ज्यादा गौवंश को झारखंड के बूचड़ खाने ले जा रहे थे, जिसकी जानकारी स्थानीय गौ सेवक को गांव वालों ने दी। जानकारी मिलने के तुरंत बाद गौ सेवक की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी रामानुजगंज पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और गौवंश को अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में पशु तस्करी का मामला बढ़ गया है, जिसकी सूचना गांव वालों को मिल रहा था। रात भर गांव वाले जो कनकपुर के युवा हैं वो जागकर पशु तस्करों का इंतजार कर रहे थे। अचानक से लगभग 35 से 40 जो गौवंश थे उसको लेकर 7 से 8 लोग झारखंड के ले जाने का प्रयास कर रहे थे। उसको ले जाकर वो बूचड़ खाना में कटने के लिए बेचने वाले थे, लेकिन गाँव वालों की तत्परता और युवाओं की समर्पण के साथ ही उनको पकड़ा गया। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 35 गौवंश को और 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने का काम किया है। मुखबिर और ग्रामजनों की सूचना पर तत्काल मौके पर जाकर गौ तस्करों को 3 लोगों को पकड़ कर लाया गया और कार्रवाई करते हुए उनको माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इधर पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजनांदगांव और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के 21 स्टेशन में से हमको सौभाग्य मिला 2 स्टेशन का, राजनांदगांव लोकसभा को, एक डोंगरगढ़, एक राजनांदगांव। यहाँ लगभग 14 करोड़ और वहाँ लगभग 13 करोड़ ऐसा इस स्टेशन की आधारशिला रखी गई। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनांदगांव के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। तीसरी लाइन बन चुकी है, इसमें बहुत सारी एस्केलेटर की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा, उद्यान की सुविधा, बैठने की बहुत सुसज्जित व्यवस्था और सब प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन यहाँ होगा। इधर इंदौर वासियों को पीएम मोदी ने सौगात दी है, जहां इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि इंदौर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा बनाया जाएगा। इस स्टेशन पर होने वाले कार्यों का पीएम मोदी ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। पहले चरण में 495 करोड़ रुपए के विकास कार्य होगा, जिसमें स्काई वॉक के जरिए इंदौर रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। साथ ही बस स्टैंड को भी टनल मार्ग के जरिए कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही रेलवे स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इंदौर में इतनी बड़ी सौगात दी है
इंदौर एक उम्मीदों का शहर है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। इसमें आम व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर हो और उसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 50 सालों में जो रेलवे की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा नहीं करते, काम करते हैं और जिस काम का वो भूमि पूजन करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरी टर्म में इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी होगा और ये एयरपोर्ट की तरफ बनने वाला स्मार्ट, मॉडर्न, वर्ल्ड क्लास लेवल का रेलवे स्टेशन बनेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।